नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 2024 के चुनाव को लेकर अगर भारत में चिंता है तो अमेरिका में भी चिंता है। 2024 जितना अहम हमारे लिए है उतना अमेरिका के लिए भी है। और इस बार जब भारत में बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं कि ईवीएम, तो ईवीएम की चिंता अब एक छोटी चिंता हो गई है। अब चुनाव में धांधली के नए नए तरीके निकल के सामने आ गए हैं और वो तरीके अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गए हैं। डेमोक्रेसी में कैसे बगैर ईवीएम को छुए, बगैर ईवीएम में कुछ किए, एक फेयर ईवीएम रख के भी गड़बड़ी हो सकती है, उसको आज हम समझेंगे। कैसे टेक्नोलॉजी आज लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हाजिर होता हूं। लोग कमेंट में आके लिखते हैं कि जब तक ईवीएम है मोदी जी को हराना नामुमकिन है। कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन हम सबके दिमाग में ईवीएम बस गई है। और ईवीएम लेकिन अब बीते ज़माने की बात हो गई है। हो सकता है ईवीएम आज भी चिंता का विषय हो, लेकिन ईवीएम का जो मसला है ना, वो 2009 का मसला है, जब आडवाणी जी पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ अलख जगा रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ देश में जागरूकता पैदा कर रहे थे। ये खबर देखें कि किस तरह से सभी पार्टियों का, यहाँ तक कि वामपंथियों का भी समर्थन आडवाणी जी को ईवीएम के मसले पर मिल गया था, क्योंकि इस देश में सभी चाहते थे कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। लेकिन 2009 से आज तक गंगा में काफ़ी पानी बह चुका है। और अगर आपको लगता है कि कोई भी आदमी अगर चुनाव में धांधली करना चाहता है तो उसकी ज़िंदगी में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई होगी, वो ईवीएम पे ही टिका होगा। और वो भी बावजूद इसके कि तब से लगातार इस पर विवाद चल रहा है। तो आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति कच्चा खिलाड़ी है। जो लोग किसी देश पर चुनाव में धांधली करके कब्जा करने का मंसूबा रखते हों, वो लोग किसी बहुत प्रेडिक्टेबल, जिस पे आसानी से आदमी का दिमाग जा रहा हो, देश में हर आदमी जिसकी बात कर रहा हो, उस तरीके पे ना तो निर्भर करेंगे, ना उस पर दांव लगाएंगे। फिर वो कौन सा तरीका है? वो तरीका है आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तरीका। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए चुनावों में धांधली कैसे की जा सकती है, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, पूरा मामला समझाऊंगा। और जाहिर बात है कि जब हम इस मामले पर आगे बढ़ रहे होंगे तो धैर्य से समझने की आवश्यकता होगी। एक एक करके शुरू करते हैं। कल की बात है, दैनिक भास्कर को जयपुर में हमारे जो नारायण मूर्ति साहब हैं, इन्फोसिस के संस्थापक, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि किस तरह से देश में हिंसा, नफरत, दूसरी चीज़ें फैल रही हैं। उसके बारे में दैनिक भास्कर से बात की और उन्होंने दैनिक भास्कर को ये भी कहा कि इस सब से निपटा जा सकता है और वो तरीका बहुत सरल है, हम गांधी के रास्ते को अपनाएं। यानी अच्छाइयों के लिए पुराने रास्ते अच्छे हैं, लेकिन बुराई के लिए जब उनसे पूछा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सेफ नहीं है तो इसका चुनाव पर क्या असर होगा, नारायण मूर्ति ने इसका उत्तर दिया कि मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। एआई कितनी खतरनाक है इस बारे में मैं कुछ आपको बताना नहीं चाहता हूँ। ये उन्होंने दैनिक भास्कर को कहा। और उनकी इस लाइन से हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। वो कौन सी वजह हो सकती है जिनके कारण वो इसके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं? वो कौन से कारण हैं जिनके कारण वो चुनाव में धांधली एआई से कैसे हो सकती है, इसके बारे में कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं? तो जाहिर बात है, इस देश के नागरिक होने के नाते हम सबको इसको समझना पड़ेगा। पहले नारायण मूर्ति की जो बयान है इस पर वो ये है, उनका कहना है कि एआई सेफ नहीं है, पहली चीज़, क्योंकि इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर काम के प्रोटोकॉल बने हुए हैं, लेकिन एआई का प्रोटोकॉल अभी तक स्पष्ट नहीं है।
और इस पर क्या इसका चुनाव पर असर होगा इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ये नारायण मूर्ति ने कहा है, दैनिक भास्कर ने इसको छापा है बड़ा सा, उसको मैंने क्लिपिंग लगा दी है। इससे शुरू करते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर जो रिसर्च हो रहे हैं पूरी दुनिया में। हुआ ये था कि एक बयान आया था अभी हाल में उनका, जो बाइडेन का, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में एआई के ज़रिए चुनाव पर असर डाला जा सकता है 2024 के चुनाव में। 2024 का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि 2024 में अगर यहाँ चुनाव हो रहे होंगे तो अमेरिका में भी 2024 में चुनाव हो रहे होंगे। तो ये जो 2024 की संख्या है ये दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वहाँ पर भी चुनावी धांधली पर तरह तरह से, तो बैलेट पेपर में भी चुनावी धांधली कैसे हो सकती है आज के ज़माने में, इसको समझने की ज़रूरत है। एक सॉफ्टवेयर की बात की गई है। सॉफ्टवेयर मतलब एक ब्लैक बॉक्स कंपोनेंट है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको कोई भी आदमी खोल के नहीं देख सकता और उसके अंदर ही अंदर कुछ प्रोसेसिंग होती रहेगी। और ये ब्लैक बॉक्स कंपोनेंट जो है ये कहलाता है, इसके लिए एक नाम सुझाया गया है, सोचा गया है, कल्पना की गई है नाम की, और वो नाम है क्लॉगर, CLOGGER, क्लॉगर। और ये पॉलिटिकल कैंपेन्स में वोटर के बिहेवियर को कंट्रोल करने का AI सिस्टम है। अब चूंकि ये AI सिस्टम है इसलिए इसके ऊपर कोई नैतिकता का और नियम का सिस्टम लागू नहीं होता। इसका जो मकसद है, इसको जो ट्रेनिंग है, वो इस बात की नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव कैसे हों। उसको ट्रेनिंग इस बात की है कि जिस कैंडिडेट को जिताना है उसको मैं कैसे जिताऊं। अब ये क्लॉगर काम कैसे करता है इसको समझेंगे, और इसमें एक अलग तरह की एल्गोरिदम का एडवांसमेंट किया गया है। आप अगर थोड़ा सा अपने परंपरागत चीज़ों की तरफ जाएं, जैसे कि हमने देखा कि हम जाते हैं गूगल पे किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, तो जिस चीज़ के बारे में सर्च करते हैं गूगल का जो क्रोम ब्राउज़र है वो उसी के अनुसार वो कुछ कुकीज़ रखता है अपने पास और आपके बिहेवियर को स्टडी करता है, और उस बिहेवियर के आधार पर वो आपको विज्ञापन दिखाता है। क्रोम ये पहचानता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना की अभी ज़रूरत हो सकती है, और उस प्रोडक्ट का अगर किसी ने गूगल को पैसे दिए हुए हैं तो विज्ञापन आपके सामने रख देता है। यानी एक एक आदमी के प्रति कंप्यूटर का अलग अलग व्यवहार है। आपके दफ्तर में अगर 50 लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो 50 लोगों के डेस्क पे एक ही वेबसाइट खोलने पर विज्ञापन अलग अलग आएंगे। एक आदमी ने पिज़्ज़ा मंगाया होगा तो उसका पिज़्ज़ा या खाने पीने की चीज़ों के विज्ञापन आ रहे होंगे। दूसरे व्यक्ति ने अगर पेन के बारे में सर्च किया होगा तो अच्छे अच्छे पेन के विज्ञापन आ रहे होंगे। तीसरे व्यक्ति ने राखी गिफ्ट के लिए किया होगा तो उसके पास राखी के विज्ञापन आ रहे होंगे। तो ये जो तरीका है इंडिविजुअल स्टडी करके अलग अलग आदमी को अलग अलग विज्ञापन देने का, तो ये जो पर्सनलाइजेशन है इंफॉर्मेशन का, क्लॉगर इसके लिए काम करता है। कैसे करता है इसको आप थोड़ा सा और सरल तरीके से, इसको हम काल्पनिक रूप से उत्तर प्रदेश के चुनाव पे मैप करते हैं। उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि एक तरफ हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, फेनेटिक्स हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम फेनेटिक्स हैं, तीसरी तरफ ठाकुर हैं, चौथी तरफ दलित हैं, पांचवी तरफ कुछ और हैं, उसमें फिर अलग अलग पसमानदा, मान लीजिए बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी प्लान करी तो उसने पसमानदा अलग आइडेंटिफाई कर लिए। अब जो पसमानदा मुसलमान होगा उसको अलग अलग तरह के व्हाट्सएप पे, SMS पे, या उसके ब्राउज़र पे, या उसके फेसबुक पे, या सोशल मीडिया पे जो संदेश आएंगे, जो जानकारियाँ आएंगी, या ट्विटर पे जहाँ पे भी मान लें, वो जानकारियाँ होंगी जो पसमानदा मुसलमान को बाकी के जो 20% 30% मुसलमान हैं उनके प्रति भड़काती होंगी, या किसी और तरीके से उनको ये समझाने की कोशिश करती होंगी कि भैया तुम्हारा शुभचिंतक तो बीजेपी ही है। दूसरा केस एक ऐसे व्यक्ति का जो इस्लामोफोबिया से पीड़ित है, उसके पास ऐसा मैसेज आएगा कि देखा गजबाए हिंद आ जाएगा 2030 में। कल ही मेरे एक मित्र मुझे बहुत समझा रहे थे, 1 घंटा सर मार रहे थे, पता नहीं क्यों। मैंने कहा भैया मैं दुनिया को समझाता हूँ, खैर 2030 में आबादी ज़्यादा हो जाएगी, गजबाए हिंद आ जाएगा, ये आ जाएगा, इस तरह के जो मैसेज होते हैं
वो उनको भेजे जा रहे होंगे और उनकी भुजाएं फड़क रहे होंगे, अच्छा बेटा इस बार तो मैं पक्का मोदी जी को वोट दूंगा, टाइप का। मुसलमानों में उनको पसमानदा को ये मैसेज चला गया, दलितों में कुछ और मैसेज चला जाएगा, जो भी भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा होगा कि भाई दलितों को ठगा गया, उनको समान अधिकार नहीं मिला, उनको इज्जत नहीं मिली, मोदी जी ने पैर छुए वगैरह वगैरह। और ये तो मैंने आपको उन कम्युनिटीज़ के बेसिस पे बताया। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारा कुत्ते को लेकर लिफ्ट में झगड़ा हुआ था, तुम कुत्ता लेकर जा रहे थे, दूसरे व्यक्ति ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया था, तो जो दुर्व्यवहार करने वाला आदमी हो उसके पास मैसेज जाए कि समाज से कुत्तों को मिटा देना है, इस पे हम रोक लगाएंगे। और दूसरी तरफ जिसका कुत्ता था उसको झगड़ा जाएगा, कुत्ते के नफरतियों का हम ट्रीटमेंट करेंगे, उनका इलाज करेंगे। क्योंकि ये जो क्लॉगर है ये पर्सनलाइज मैसेजेस तैयार कर रहा है। तो अब आप सोचिए, अभी मैं आज पर बहुत डिटेल्स हैं इसमें, ये तो एक डिटेल है। तो आप सोचिए ये जो पर्सनलाइज मैसेजिंग करेगा क्लॉगर, इस मैसेज में जो वोटर है उस वोटर को एक यथास्थिति पता नहीं चल रही। परंपरागत तरीका क्या था, पब्लिक मीटिंग में पार्टी आती थी, या दूरदर्शन पे पार्टी आती थी, या वो खड़े होकर भाषण देते थे, तो आपको ये पता चलता था इसकी नीतियां क्या। एक बार तय कर लो भाई तुम इसकी तरफ हो या उसकी तरफ हो। और जैसे ही पार्टी अपना स्टांस बदलती थी तो आप कहते थे भाई देखो ये तो बात बदल रही है पार्टी, ये दो गली है, एक गल पहले करती थी अब दूसरी गल अभी कर रही है, मतलब दोगुली पार्टी है। लेकिन इसमें पार्टी 50 गली होगी और 50 लोग कहेंगे मेरी हित चिंतक पार्टी, और 50 को पता नहीं चलेगा कि दूसरे को उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है, उनको दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा है। और इस तरह से ये क्लॉगर एक अलग तरह का, इसमें ये जो लिखा गया है इस आर्टिकल में, क्लॉगर हैज नो रिगार्ड फॉर ट्रुथ एज इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू चेंज वोट्स, नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। मतलब ये है कि उसको सच से कोई लेना देना नहीं है, उसका मकसद है लोगों वोटों को में लोगों को बदलना, और उसके लिए वो इस प्रोग्राम नहीं किया गया कि वो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे, यानी आपको झूठी सूचनाएं भी तरह तरह की दे सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, वो आपको इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। आज सोशल मीडिया पे मान लीजिए कोई एक वीडियो आता है, मैनिपुलेटेड वीडियो आता है, उस वीडियो में आप देखते हैं कि भैया छेड़छाड़ की गई है या फेक वीडियो है, या कहीं और का मैक्सिको का वीडियो यहाँ का बना दिया गया है, तो आप क्या करते हो, फैक्ट चेक में चेक कर लेते हो। जब पर्सनली वीडियो आपके पास आएगा तो फैक्ट चेक की कोई गुंजाइश ज़्यादा बचेगी नहीं। वो एआई के ज़रिए एक फेक वीडियो आप जैसे लोगों के लिए तैयार किया गया होगा, वो आप ही तक पहुँच रहा होगा। वो कुछ भी हो सकता है इस वीडियो में कोई आदमी बहुत बेरहमी के साथ भीवस तरीके से गाय को काट रहा हो, और ये कह दिया जाए कि ये वीडियो आपके अगले मोहल्ले का, या ये कह दिया जाए कि वहाँ पे जो है इसके बाद में ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए वीडियो आ जाए, कुछ भी आ सकता है आपको। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल आपको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं कर रही है, आज उसके पास ये काबिलियत है कि वो फेक चीज़ें भी बना सकती है, फेक वीडियो बना सकती है, एक फेक फ़ोटो बना सकती है, आप ही की आवाज़ में एक फेक संदेश बना सकती है, और वो संदेश मेरी आवाज़ में संदेश आपके पास आ जाएगा, और उसको उसके ज़रिए हो सकता है आपको समझाया जाए कि देखो ये आदमी तो ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, फलां फलां है, इससे सावधान रहो और किसी को बताना मत। हो सकता है कोई पता है, कोई ना भी पता है। तो इस तरह से पूरी सोसाइटी वल्नरेबल है, और ये जो टेम्परिंग है ना, ये ईवीएम से ज़्यादा खतरनाक है। ये ईवीएम में ना करके आपके दिमाग में ही छेड़छाड़ कर देगी। तो आप ये बताइए कि पूरी दुनिया में चारों तरफ एक झूठ का वातावरण क्लॉगर या डॉगर बुन देगा, और झूठ के वातावरण के बीच में आपके पास में बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एआई ने आपको मैसेज भेज दिया है, सबके पास कस्टमाइज मैसेज चल रहा है। तो आप ये भी नहीं कर सकते कि उसकी जांच कर लें, क्योंकि दूसरे आदमी के पास कुछ और जा रहा है, तीसरे के पास। इसके अलावा क्लोगोक्रेसी का कंसेप्ट एक डिस्कस होने लगा है कि जो क्लोगर की डेमोक्रेसी है उसका, और इस आर्टिकल, और ये जो आर्टिकल है इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल कैंपेन्स को आने वाले समय में क्लॉगर कैसे गवर्न करेगा इसके बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है। मान लीजिए बीजेपी, मैंने उदाहरण दे दिया, बीजेपी डिज़ाइन करती है, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी को जब पता चलेगा
तो आपदा में अवसर, हम क्यों पीछे रहें, वो भी एक क्लॉगर खरीद लेगी, वो भी कुछ अंड वंड शंड आपके पास भेजेगी, वो भी कुछ बकवास आपके पास भेजेगी, वो भी आपके दिमाग को फेरने की कोशिश करेगी। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो डेमोक्रेसी में आपको स्वतंत्र रूप से फैसला लेना चाहिए, आपके द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, आपकी मर्जी से सरकार बननी चाहिए, सरकार वो होनी चाहिए जो आप पसंद करते हैं, इसके अलावा सरकार कुछ और नहीं होनी चाहिए। उस डेमोक्रेसी में आप कौन सी सरकार चुने इसका फैसला कोई और कर रहा होगा, आप किसको वोट दें इसका फैसला कोई और कर रहा होगा, और आपको वो उस तरफ ढालने की कोशिश करेगा। तो अभी तक जब आप सोशल मीडिया पे झूठ से ही दंगों से परेशान हैं, लोगों को पीट पीट कर, पालघर में साधुओं को मार डाला था सोशल मीडिया की अफवाह के कारण कि बच्चा चोरी करने आए, कितने सैकड़ों लोग इस देश में मरे बच्चा चोरी की अफवाह में, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस के कारण। और जब ये पर्सनलाइज आएगा तो क्या होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। एक पर्सनलाइज मैसेज किसी कैंडिडेट के बारे में भी हो सकता है, किसी कैंडिडेट के अंतरंग क्षणों का एक वीडियो बनाकर वोटिंग के 1 घंटा पहले उस इलाके की महिलाओं को भेजा जा सकता है कि ये आदमी ऐसा है। किसी महिला नेत्री को बदनाम करने के लिए वीडियो बनाकर एक साझा किया जा सकता है। चूंकि वो एक ब्लैक बॉक्स है सॉफ्टवेयर, तो आप उसके अंदर पता भी नहीं लगा सकते किसने और कैसे किया है। ये चीज़ें हैं जिसके कारण पूरी दुनिया में, अमेरिका में ख़ास तौर पर 2024 के लिए, अगले ही साल में चुनाव है, इस तरह की चिंताएं हैं। ये चिंता 100 साल बाद की नहीं है, ये चिंता 50 साल बाद की नहीं है, ये साइंस फिक्शन मूवी नहीं है। और ये सारी की सारी चिंता अभी आगे चलते जाइए, बहुत जानकारी मिलने वाली है। और इसमें यूरोपियन यूनियन इस बात को लेकर बहुत चिंतित है, और यूरोपियन यूनियन अपने कानून को बदलने की तैयारी कर रहा है, और वो कह रहा है कि इसको हम हाई रिस्क मैसेजेस की कैटेगरी में डालेंगे अगर कोई मैसेज एआई के ज़रिए बना हुआ है। इसके लिए एक रूल भी बनाया जाएगा जिसमें एआई के ज़रिए अगर कुछ भी मैसेज तैयार हुआ है तो वो मैसेज आपके पास आएगा और उस पर एक डिस्क्लेमर लगा होगा नीचे कि ये उसमें ये लिखा होगा कि एआई जनरेटेड कैंपेन मैसेजेस इन्फॉर्मिंग वोटर्स दैट द कंटेंट इज एआई जनरेटेड रादर देन ह्यूमन जनरेटेड। ये आपको जो मिल रहा है एआई ने बनाया, आदमी ने नहीं बनाया है। तो इसके बाद भी आप जो है फिर आपके पास रहेगा कि हाँ भाई, सूचना पे हम भरोसा करें ना करें, एआई ने जनरेट की है। ये यूरोपियन यूनियन एक प्रस्ताव ला रहा है, लेकिन इस तरह का कोई फ्रेमवर्क कानून का भारत में नहीं है। नारायण मूर्ति ने जो कहा, नारायण मूर्ति का जो संदेश है, उसमें यही बात कही गई है कि भारत में तो कोई कानून ही नहीं है, तो इसमें जाकर अब कानून क्यों लाएगा। जिसको जो सरकार में होगा उसको लगेगा भाई एक आध इलेक्शन तो खेल लो, फिर देखा जाएगा कानून। ये सारी चीज़ें। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने जो जानकारियाँ दी हैं, और भी बहुत सारे कंसर्न कंटेंट को लेकर आ रहे हैं। एक रिपब्लिकन नेशनल कमेटी ने एआई जनरेटेड वीडियो अमेरिका में अभी बनाया जिसमें जो बाइडेन की निंदा की गई थी, और इस वीडियो के बाद से वहाँ पर ये पूरी बहस खड़ी हुई है, और ये वीडियो, इस पर खुद जो बाइडेन ने सवाल उठाया है। अभी एआई कितना तेज़ और ख़तरनाक होगा, इसको आपको अगर समझें तो ये क्विक रिस्पॉन्स देगा। आपने जैसे ही मोदी जी के खिलाफ कुछ कहा, मोदी जी की तरफ से कट से उसका एक जवाब जो पहले से उसको तैयार होगा वो रखा होगा, वो आपको देगा। अभी आप डरने वाले हैं इस वीडियो में आगे आके। इसके अलावा जैसे ये जो वीडियो था, उसमें क्या था कि एक बाइडेन ने एक भाषण दिया था बाइडेन के री-इलेक्शन को लेकर, और उसमें एक इंस्टेंट वीडियो बन के आया कि अगर ये जीतते हैं तो अमेरिका का भविष्य खतरे में होगा। इधर बाइडेन भाषण दे रहे हैं और एक कैंपेन करना है, उस पर उसके तुरंत बाद में एक वीडियो बन के सर्कुलेट हो जाता है। कोई कुछ नहीं कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। और ये स्पीड जो है, रिस्पॉन्स टाइम की स्पीड, रियल टाइम फेक स्पीच बन जाएगी। जिस पे ट्रंप ने बोला नहीं होगा, बाइडेन कुछ बोलेगा, ट्रंप की स्पीच बन जाएगी। मोदी जी ने कुछ बोला होगा, तुरंत राहुल गांधी की स्पीच आ जाएगी, और वो अपने आप बनाएगा। मतलब अभी आपको लिखना पड़ता है। एआई आप देखते हैं, आपने अगर चैट जीपीटी वगैरह इस्तेमाल किया हो, अपने आप बनाता है वो, उसमें आदमी को कुछ नहीं करना पड़ता।
उसमें कोई भरेगा नहीं। अभी वो कहाँ से लर्न करेगा, ये सुन के आप ज़्यादा चौंकने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रिसाइज टारगेटिंग होगी, जैसे मैंने आपको बताया, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये डिसइन्फॉर्मेशन जो है धीरे धीरे करके डेमोक्रेटाइज हो जाएगी। यानी एक ज़माने में एक वीडियो बनाना, चैनल पे डालना बहुत बड़ा मसला होता था, आज में हर आदमी डाल सकता है, मैं भी डाल सकता हूँ, और आने वाले समय में ये और भी आसान हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बड़े बड़े घोटाले इसको लेकर होते रहे। अभी हाल में गूगल पे एक आरोप लगा कि उसने बच्चों के चैनल को इस्तेमाल करके, गूगल का एक बच्चों का चैनल है यूट्यूब का, और वहाँ पर ऐसे चीज़ों के प्रचार किए गए जो बच्चों के लिए उचित नहीं थे। यानी होता क्या है कि भाई मान लीजिए घर में पेंट कराना है या घर में गाड़ी आनी है, बच्चों को अगर पसंद आ गई कोई चीज़ या महिलाओं को पसंद आ गई तो फिर फैसला वही लेते हैं। इसको लेकर एक बड़ा 1400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था पहले, और उसमें कहा गया था कि ये ऑनलाइन ट्रैकिंग करते हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया, और ट्रैकिंग करने के ज़रिए बहुत सारे दूसरे फ्रॉड भी हो रहे हैं, दूसरी तरह भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। गूगल पे आपने विज्ञापन दिया, उस विज्ञापन के लिंक के ज़रिए जहां आप गए, उस लिंक पे वो आपको ऐसी जानकारियां दे देंगी जो आपको भ्रामक हो सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि गूगल के अंदर विज्ञापन देकर बाहर लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, और जब ये विज्ञापन पर्सनलाइज होगा, यानी मेरा विज्ञापन मेरे लिए आएगा। मैं एक फनी सा उदाहरण देता हूँ। एक साहब है, वो बड़ा रंगीन टाइप की फिल्में देखते हैं, यूट्यूब पर जाकर देख रहे हैं, और वहाँ पे आया चैट बॉक्स में आओ, और भाई साहब ने उसको क्लिक कर दिया, और वहाँ पे वो एक इठलाती यौवना उन भाई साहब को कहे कि देखो, मैं तुम्हारे साथ 2 दिन 3 रात क्या स्टे करने के लिए तैयार हूँ, और तुम चुनाव जीत जाओ, वो ये जीत जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, मोदी को वोट देना पड़ेगा, उसका तुम्हें वो सबूत लगाना पड़ेगा, या कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा, उसका सबूत लगाना पड़ेगा, या कोई और आदमी पर तब तक अडानी वडानी साहब हो सकता है अपनी पार्टी बना लें, सबूत लगाना पड़ेगा। तो आप तो फंस गए ना। या हो सकता है वहाँ जाएं, वो आपको कुछ इस तरह से आपका ब्रेन वॉश कर दे कि आप नफरत करने लगें। वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे एक महिला मिलेगी, साहब मैं जान बचा के आई हूँ, मेरे पीछे फला नेताजी पड़े हुए थे, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से अब मैं आता हूँ आपके पास में कि ये जितनी भी चीज़ें होंगी, ये कैसे होंगी? ये होंगी आपका व्यवहार लर्न करने से। आप क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, आपने क्या खाने को क्या ऑर्डर किया, आपके फूड प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपके घूमने के प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपके पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस क्या है। पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस का डाटा तो फेसबुक से पहले भी बेचा गया था, उस पर बहुत विवाद हुआ था, और उसमें कांग्रेस पार्टी पे भी आरोप लगा था, बीजेपी भी आरोप लगा था कि फेसबुक का जो प्रेफरेंसेस वाला पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस का डाटा लेकर पार्टियों ने उसको हासिल किया। एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थी, उसने वो डाटा हासिल कर लिया था, और उस डाटा के ज़रिए वो वोटर को टारगेट कर रहे थे। तो एक तरीका तो ये हुआ कि जो आप कंप्यूटर पे रोज़ काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, उसके ज़रिए वो आपको रीड कर रहा है, आपके बारे में पता लगा रहा है कि ये आदमी मोदी समर्थक है, ये आदमी हिंदूवादी है, ये आदमी सेकुलर है, ये आदमी देशभक्त है, ये आदमी नफरती है। इस तरह की चीज़ें वो पता लगा रहा है। ये बहुत सारी प्रेफरेंसेस हैं। कपड़े में क्या पसंद करते हैं, गर्मी पसंद है आपको, सर्दी पसंद है, खाना कितने बजे खाते हैं, ट्रैवल करना कहाँ पसंद है, और घर से कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सब भी ये वो एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन आने वाले समय में इसको एक्सेस करने से काम नहीं चलेगा ना। मेरे चुनाव क्षेत्र में लाला राम जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो लाला राम के लिए वोट अगर मांगना है तो इसी इलाके में रहने वाले से मांगना होगा ना। तो लाला राम की कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, कैसे पता चलेगा? मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अब इस काम के लिए जिस तरह से मैं लगातार प्राइवेसी की बात करता हूँ, आप समझिए सरकार किस तरह से डेटा आपका इकट्ठा कर रही है। पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाया था कि हरघरतिरंगा.com, उसी हरघरतिरंगा.com वेबसाइट पे एक और फीचर भी है, डिजिटल तिरंगा का फीचर है। वो डिजिटल तिरंगा में वो आप उनके कंप्यूटर पे जाके अपने घर की लोकेशन को बता दीजिए, वो वहाँ पे एक तिरंगा आपके सिर पे, आपके छत पे लगा देंगे। तो क्या हुआ कि उन्होंने आपको लगा कि भाई उसने नक्शे में तिरंगा लगा दिया कि नहीं, उसने जियो टैगिंग की आपकी।
देश के लाखों लोगों की जियो टैगिंग हो रही है, यानी उनका एक्चुअल सैटेलाइट से देखा हुआ पता, उनकी लोकेशन एक वेबसाइट उसका डाटा इकट्ठा कर रही है। और बताने की ज़रूरत नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी है, मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में, वो सरकार भी नहीं है। और वो सारी की सारी जियो टैगिंग करके आप कहाँ रहते हैं, आपको कहाँ पकड़ा जा सकता है, आपको कहाँ से घेरा जा सकता है, आपके इलाके में पार्षद का प्रत्याशी कौन है। और जब इतनी जानकारियाँ हैं तो आपके निजी संबंध, आपके व्यक्तिगत संबंध, आपके गुप्त संबंध या जिस भी प्रकार की जानकारियाँ आपकी हैं वो हासिल की जा सकती है। ये तो एक एग्जाम्पल था। एक एप्लीकेशन आई है तो ऐसे 50 चीज़ें। अब वो मोदी जी करते हैं जो परीक्षा पे चर्चा, उसमें फॉर्म भरवाते हैं बच्चों से ज़बरदस्ती, सीबीएसई के फॉर्म से भरवा रहे हैं। सीबीएसई की साइट पे उसका आधार भी लगा हुआ है, उसी सीबीएसई के ज़रिए जो है आप वहाँ फॉर्म भरते हैं। स्कूल वाला कहता है फॉर्म भरो, परीक्षा पे चर्चा का अनिवार्य है। आप सीबीएसई की साइट पे भरते हो तो आपको लगता है कि भाई स्कूल वाला अपने मन से नहीं करवा रहा है। फिर वो जो है डाटा आपका इकट्ठा होता है, वो डाटा इकट्ठा होकर फिर आपके घर पे चिट्ठी भेजते हैं, मोदी जी आपने चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत अच्छा लगा, वगैरह वगैरह, देश को शक्तिशाली बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए, हमको गौरवशाली अतीत को लौटाना, जो भी उनके प्लैंक्स हैं। लेकिन ये सिर्फ आपके नाम पता दूसरी जानकारी है। लेकिन अगर आपकी आंखों की पुतलियाँ, आपके फिंगरप्रिंट, आप एयरपोर्ट पे जाइएगा, एक नया सिस्टम शुरू होगा, डिजी यात्रा। सरकार की इस योजना में ये भी एक प्राइवेट रजिस्टर्ड कंपनी है जो इसको चलाती है, सरकार के साथ में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ में उसका कोलैबोरेशन है। तो वहाँ आप जाइए, उनकी वेबसाइट पे डिजी यात्रा का ये सिस्टम है कि साहब आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा वहाँ पे बोर्डिंग पास वगैरह के लिए। तो वहाँ पे आप खड़े होंगे तो आपकी आंखों की पुतली से वो आपको पहचान लेगा, आपके फिंगरप्रिंट से पहचान लेगा और आपका एयरपोर्ट पे टाइम बचेगा। धीरे धीरे करके ये पूरे एयरपोर्ट पे लागू किया जा रहा है। यानी आपने एक बार भी हवाई यात्रा की तो आपके बायोमेट्रिक्स उस कंपनी के पास रिकॉर्ड में आ गए। वो कंपनी देश भर के हवाई अड्डे में कई सारे हवाई अड्डे कंपनियां उसमें शामिल हैं और वो कई अलग अलग देश भर में जहाँ जहाँ हवाई अड्डे सभी पे लग जाएगा। धीरे धीरे करके कुछ समय बाद अनिवार्य कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ पे गैस पे सब्सिडी पहले ऑप्शनल थी, ऐच्छिक थी, उसका अनिवार्य हो गई। जब ज़्यादातर लोग मज़े मज़े में आ जाएंगे सरकार के प्रचार के प्रभाव में, उसका अनिवार्य कर देंगे। तो ये जो डाटा है जो जियो टैगिंग करके लिया जा रहा है, जो डिजी यात्रा से लिया जा रहा है, ये सारा यात्रा डाटा जो है वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है और वो डाटा अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग उस डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं, उस डाटा के साथ माथापच्ची कर रहे हैं। तो प्राइवेसी का महत्व समझिए। और उसके ज़रिए वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और एआई आ गई है तो आपको इन्फ्लुएंस करने का काम 100 गुना रफ्तार से हो सकता है। एक उदाहरण देता हूँ, उस उदाहरण से आप विज्ञान की शक्ति को समझेंगे और आपको भी ये समझ में आएगा कि क्या मामला। हालांकि इस पर मैं पूरा अलग से वीडियो बनाना चाहता था। पिंक फ्लॉयड का एक गाना है, उस गाने को वैज्ञानिकों ने तैयार कर लिया है। तो कैसे तैयार कर लिया? आदमी का दिमाग पढ़ के। मैंने वीडियो बनाया था, आपको याद होगा कि किस तरह से ये जो आपका टेस्ला वाला एलन मस्क वो जानवरों का ब्रेन पढ़ने का काम करे, दिमाग में चिप लगा रहा है और आदमियों के दिमाग में भी चिप लगाने का काम होगा। उस पर काम शुरू हो गया है। वो चिप क्या करती है कि आपके ब्रेन की एक्टिविटीज़ को पढ़ती है और उन एक्टिविटीज़ को पढ़ के वो ये पता लगाती है कि इसके दिमाग में जो बदलाव हो रहा है, गतिविधियाँ हो रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं, या स्पाइक हो रहा है, यहाँ नीचे जा रहा है, ये किस रिस्पॉन्स से हो रहा है। तो क्या हुआ कि आपके ब्रेन में कोई भी भाव आया, विचार आया, सोच आया, आपने दिमाग में सोचा या आपने कुछ सुना या कुछ देखा, उसकी दिमाग में एक प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती है। उस प्रोसेसिंग को, उस प्रक्रिया को, उस हलचल को इन्होंने पहचान लिया कि भैया इसने इस बार इस लड़की को देखा तो इसको ऐसा लगा, तो इसको ऐसा लगा तो दिमाग में कैसा दिखा, तो उसका सिग्नल उन्होंने देख लिया। अच्छा ऐसा, अब वो जब भी दिखेगा, वो लड़की को देखेगा ऐसा लगेगा तो सिग्नल पे लिख के आ जाएगा, है ना, वहाँ पे आ जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। पूरा वीडियो है मेरा, देख लीजिएगा। अब इसका उल्टा करें, हम उस सिग्नल को डाटा में कन्वर्ट करें।
अभी तो डाटा से सिग्नल कन्वर्ट हुआ था जो बाहर की एक्सप्रेशन से, लेकिन इस सिग्नल से हम एक्सप्रेशन कन्वर्ट करें। वैज्ञानिकों ने यही किया है, दिमाग के सिग्नल को पढ़ के, न्यूरालिंक नाम है उनके प्रोजेक्ट का, एलन मस्क के, देख लीजिएगा मेरी वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। उस ब्रेन की तरंग को पढ़ के वैज्ञानिकों ने गाना बना दिया। ये गाना सुन के ऐसी तरंगें पैदा होती हैं, उसका उन्होंने रिकॉर्ड बनाया और एक लड़की के दिमाग से उन तरंगों को पढ़ के उनको कन्वर्ट कर दिया गाने में। और ये पिंक फ्लॉयड सॉन्ग है। ये सिग्नल्स के जो लिसनर्स हैं जो गाना सुनते थे उनके ब्रेन सिग्नल को पढ़ा और उसके ज़रिए बना दिया। तो आपका दिमाग का दही नहीं, पता नहीं क्या क्या हो चुका है। आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी समझ, अब ऐसे ही थोड़ी चले जाते हो आप दंगा मचाने के लिए, जुलूस लेके मस्जिद के सामने से चिल्लाते हुए या अल्लाह अकबर करते हुए, जो भी करते हैं, जो लोग करते हैं, किसी एक धर्म को बोलने से दूसरे को बुरा लग जाता है। ये आपके दिमाग का कुछ किया गया है। और आने वाले समय में जो सबसे बड़ी फिक्र है वो ये है कि आपके दिमाग का कुछ करके लोग देश पे कब्जा ना कर लें, क्योंकि अब आप वोट नहीं दे रहे हैं ना, आपके बनाए सरकार नहीं बनेगी इन हालात में, जिन हालात की बात हो रही है, क्लॉगर्स लगा के, ये सब लगा के, तो होगा क्या, वो तय करेंगे कि किसके। अभी भी तय कर रहे हैं, एक बात मान के चलिएगा, आज भी अगर आप अपने मोहल्ले में बहुत अच्छे आदमी चुनाव लड़के देखिएगा, नहीं जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव में लोगों का भेजा कैसे फेरना है, इसकी कला, इसका पैसा, धन संसाधन और अमीरों का समर्थन जिन लोगों को प्राप्त है वही कर सकते हैं। छोटी छोटी पार्टियां, सब लोग कहते हैं इनकी विचारधारा बहुत अच्छी थी, कम्युनिस्ट पार्टियां ये और वो घुस चुकी हैं, खत्म हो चुके हैं। तो उसको अगर अलग रख के ये मान के चलिए कि अब अगर यही इसी दिशा में दुनिया बढ़ती रही, और ये सब जो शासक हैं, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं पूरी दुनिया के, उनको ये सूट करता है, रूलिंग क्लास को सूट करता है, उनको समाज पे कब्जा रखने में मदद करता है, इसलिए इसको कोई रोकेगा नहीं। तो ये धीरे धीरे करके जिस दिशा में लोकतंत्र जा रहा है, हमारी इच्छा से सरकार नहीं बनेगी, सरकार हमारी इच्छा पैदा करेगी और उस इच्छा के अनुरूप अपनी सरकार बनवा लेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको जानकारियाँ मिली होगी, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो सरल लगा है, आपको ये जटिल तकनीक भी आसानी से समझ में आई है, तो इसका जिक्र अपने कमेंट्स में ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि सबको समझ में आ जाए। नमस्कार, जय हिंद। शेयर ज़रूर कीजिए, आपके दोस्तों को भी ये पता चलना चाहिए ये पहली बार किसी यूट्यूब चैनल पर है।